नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 16 जनवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इस इनिशिएटिव के बारे में। दोस्तों, ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया था 6 जनवरी 2026 को। हमारा प्लान था मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करेंगे उस दिन की इम्पोर्टेंट न्यूज जो आरपीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। साथ में उस न्यूज को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपकी उससे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ताकि आप आरपीएससी के इस बदलते पैटर्न के साथ कोप अप कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलो हम डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो अरावली के बारे में है। आपको पता है अरावली के बारे में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। उसके बाद में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी पूरे कंट्री में, स्पेशली राजस्थान में और हरियाणा में। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कुछ लिखा गया था। उसके बाद सेंट्रल मिनिस्टर जो है एनवायरमेंट भूपेंद्र यादव, उनका एक क्लेरिफिकेशन भी आया था, लेकिन अभी भी इस मामले में एम्बिग्यूटी बनी हुई है। तो थोड़ी सी इस डिसीजन के बारे में बात कर लेते हैं, जहां आप वैल्यू एडिशन या फिर किसी आंसर की फ्रेमिंग में इसको यूज कर सकते हैं। तो 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि अरावली में जो खनन है उसको लेके। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ये निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि विकास के लिए, यानी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी चलती है उनके लिए खनिजों की आवश्यकता है, यानी पत्थर वगैरह और बाकी जो मिनरल्स है उनकी। दूसरा, अगर रोक लगती है तो फिर गैर कानूनी खनन बढ़ेगा और इससे तो समस्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इस हिसाब से उन्होंने कि सरकारी मंजूरी के साथ खनिजों का खनन किया जा सकता है। दोस्तों, आपको पता है पूरी अरावली में अपनी जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होके दिल्ली की रायसीना हिल्स तक अरावली का विस्तार है। इसका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो राजस्थान में है, लगभग 60% से भी ज़्यादा, और लगभग सब जगह ये खनन से प्रभावित है। और दूसरा, राजस्थान की जलवायु में तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। आपको पता है इसके एक तरफ पूर्वी राजस्थान और दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान, और दोनों की वेजिटेशन में, वर्षा के वितरण में बहुत बड़ी असमानता है। यानी इस तरफ वर्षा अधिक होती है, इस तरफ कम होती है, इस तरफ रेगिस्तानी भूमि है जबकि इस तरफ मैदानी सेक्टर है। तो इस हिसाब से अरावली का इंपॉर्टेंस राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही आप इसके साथ में तैयार कर लें, क्योंकि ये विवादों में रहा है। तो सबसे ऊंची चोटियाँ जो पूछी जाती थी, साथ ही इससे जुड़े हुए खनिज के कौन कौन से प्रमुख खनिज निकलते हैं और कौन कौन से एरियाज है, ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लें। दूसरा, अरावली की व्याख्या, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विवाद हुआ था वो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या दी, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने ये बोला था कि जो ग्राउंड लेवल है, जो इन्होंने लोकल रिलीफ बोला है, इससे जो 100 मीटर ऊपर तक का जो एरिया है उसको अरावली नहीं माना जाएगा। 100 मीटर से ऊपर जो है वो अरावली। तो इस हिसाब से 2010 का एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक सर्वे हो रखा है, उसके हिसाब से 92 जो पहाड़ियाँ अरावली की वो इस परिभाषा से बाहर हो जाएगी, यानी ये बहुत ज़्यादा खनन के सेक्टर में आ जाएगी। तो इस हिसाब से ये चिंता व्यवहारिक भी थी और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी रिलेवेंस थी। चलते हैं अगले आर्टिकल में। अगले आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए, ये सीआईसी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आरटीआई भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीआईसी का मतलब है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी केंद्रीय सूचना आयोग। दोस्तों, क्या होता है हमारे यहाँ पे आरटीआई कानून आया था। उस आरटीआई कानून के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी संस्था से कुछ भी सवाल पूछ सकता है, कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी मांग सकता है। तो हाल ही में एक प्रकरण ये आया था कि किसी व्यक्ति ने रेलवे का जो किराया निर्धारण होता है उसकी विधि क्या है, यानी किस प्रोसीजर के तहत ये किराया का निर्धारण किया जाता है। इस आरटीआई को सीआईसी ने, यानी केंद्रीय सूचना आयोग ने, ये कह के खारिज कर दिया कि ये एक व्यापारिक रहस्य है, यानी ये एक ट्रेड सीक्रेट है। अब आर्टिकल में राइटर ये बताना चाह रहा है कि भारतीय रेलवे जो है वो अपने आप में कोई कंपटीशन नहीं है उसका किसी के भी साथ में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिटी है और एकाधिकार है उसका अपने सेक्टर में। तो उसका ट्रेड सीक्रेट कैसे हो सकता है, यानी उससे कंपटीशन करने कौन आएगा? कोई प्राइवेट सेक्टर की रेल थोड़ी ना इंडिया में चल रही है जो आके कंपटीशन करने लग जाएगी। तो इस हिसाब से ये एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट इसमें राइटर बता रहे हैं और कुछ हद तक लगता भी ऐसा ही है, यानी कि रेलवे का कोई एकाधिकार नहीं है, ये राज्य स्वामित्व वाली इकाई है और इसका कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धी भी नहीं है। तो फिर आप इसको ट्रेड सीक्रेट बोल के कैसे खारिज कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा ये ट्रेड सीक्रेट को और विस्तार से बता देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप एक व्यापारी हो और भी बाकी सारे, आप किसी विशेष प्रकार का व्यापार करते हो, यानी
आप मान लो कोई एक विशेष प्रकार की दवा बनाते हो, ठीक है। अब इस दवा में आप कुछ फॉर्मूलेज यूज करते हो, यानी वो आपके यूनिक फॉर्मूलेज, आपने उस पर रिसर्च करी होगी। तो अगर ये फॉर्मूले अगर सबको पता चल जाएंगे तो कल को दूसरे व्यक्ति भी वो दवा बनाने लग जाएंगे, तो आपको जो एक अधिकार दिया है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ रेलवे में ऐसा नहीं है, रेलवे का कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। तो ये CIC द्वारा इस सूचना को खारिज करना कहीं ना कहीं मतलब जो पारदर्शिता की तरफ बढ़ता हुआ ये कदम था वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, ठीक है। पिछले पुराने कुछ उदाहरण दिए, CIC ने पहले पारदर्शिता का समर्थन किया था, लाइक INS विक्रमादित्य जो एक जहाज है भारतीय नौसेना का, नेवी का, ठीक है। इसके बारे में मूल्यवर्धी विवरण जो है वो दे दिया था 2017 में। इसी तरह से सरकारी बैंकों के डिफाल्टरों की सूची 2011 में दे दी थी। लेकिन हाल के जो फैसले उसमें ये लग रहा है कि गोपनीयता को प्राथमिकता दे रही है, और गोपनीयता एग्जैक्ट ऑपोजिट है किसके, पारदर्शिता के। और शासन हमेशा कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। यानी ये जो कदम है ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव नहीं होके एक मतलब इस कानून की जो मूल भावना है उसको भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला है, इस तरह से राइटर इसमें बता रहे हैं। दूसरा एक चीज जो हमने कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जुडिशरी में किस तरह लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग है, तो आप देख लीजिए CIC सेंट्रल केंद्रीय सूचना आयोग के पास भी 32,000 मुकदमे लंबित है। 10 पूरे आयुक्त होने के बाद भी जो क्षमता है, यानी कि जो डिस्पोजल है केस का, वो नहीं हो पा रहा है। और अगर नया मामला नहीं भी लेते हैं तो भी इनको साफ करने में 3 साल लग जाएंगे। तो ये भी आप अगर जुडिशरी का भी या कोई भी इस तरह का गवर्नेंस का जो मामला होता है उसमें आप इसको भी एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि हमारा जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसके पास भी 32,000 मुकदमे लंबित है, जो अगर नया मुकदमा नहीं भी लेते हैं कोई तो भी उनको 3 साल लग जाएंगे क्लियर करने में। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सुशासन है हमारा वो कॉम्प्रोमाइज होता है। व्यापक चिंता जो है कि जो सरकारी संस्कृति है उसमें अधिकारी गोपनीयता को अधिनियम हावी है, यानी इसको वरीयता दे रहे हैं। दोस्तों ये अधिकारी गोपनीयता क्या है, देखो हमारे यहाँ पे एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का। इसके हिसाब से ये है कि कुछ सार्वजनिक जो कार्यालय है उनकी कुछ सूचनाएं बहुत गोपनीय प्रकार की होती है, तो उन तक एक्सेस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह से यहाँ राइटर बता रहे हैं कि ये रेलवे वाला जो व्यापारिक रहस्य बताकर जो खारिज किया है ये कोई उस तरह की गोपनीय सूचना नहीं है। तो इसमें राइटर यही करें कि पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर 2026 में शासन के लक्ष्य, बेहतर शासन के लक्ष्य यानी सुशासन के लिए, ठीक है। तो ये 2-3 जगह आपका ये आर्टिकल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके यूज में आ जाता है। उसके बाद अगला देखो, मैंने आपको बताया था कि आज दुनिया में जो लड़ाई जो मतलब एक रेस सी लगी हुई है वो किस चीज़ के लिए है, एक मिनरल है रेयर अर्थ मिनरल, ठीक है, अर्थ मिनरल। हमने डिस्कस किया था ये सारी इलेक्ट्रिक जितने भी हमारे इक्विपमेंट है उनमें, ऑटोमोबाइल में, ठीक है, हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, सारी जगह जितनी भी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज वहाँ सब जगह ये यूज हो रहा है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अभी एक अनुमान कोई उस तरह से कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन 70% जो रेयर अर्थ मिनरल है उन पे किसका कंट्रोल है, जिनको रिफाइंड वे में मतलब यूज किया जा रहा है उस पर चाइना का कंट्रोल है, ठीक है। तो हमेशा ये बात की जाती है कि चाइना मान लो कभी भी अपनी मोनोपोली इसमें एस्टैब्लिश कर सकता है और जो ग्लोबल वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है, ग्लोबल सप्लाई चेन, इसको डिसरप्ट कर सकता है, यानी इसको प्रभावित कर सकता है। और हुआ यही अभी क्या हुआ, चाइना ने जापान को ये रेयर अर्थ मिनरल देने से मना कर दिया, ठीक है। रेयर अर्थ न देने का चीन का जो फैसला था उसको ध्यान में रखते हुए यूएसए ने एक 8 देशों का एक संगठन बनाया, पैक्स सिलिका इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और आप पढ़ लेंगे, आगे न्यूज में आएगा तो हम भी डिस्कस कर लेंगे। ये 8 देशों का एक संगठन बनाया जो सेमीकंडक्टर ऑटोमोबाइल में यूज होता है, आपकी गाड़ियों में, कार वगैरह में, और AI, इन सब के लिए एक ये संगठन बनाया ताकि चीन अगर सप्लाई चेन को डिसरप्ट करता है तो उसका एक वैकल्पिक हमारे पास मार्ग हो, वैकल्पिक व्यवस्था हो। तो इंडिया भी इसका एक पार्ट है। तो ये संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुपरफिशियली भी पूछा जा सकता है, और इसके बारे में आगे कुछ और बड़ा ज़्यादा लिखा जाएगा तो हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चीन की जो मोनोपोली है उसको ये खत्म करता है ये डिसीजन, क्योंकि अगर एक अल्टरनेटिव व्यवस्था होगी तो चीन उस तरह से बाईपास नहीं कर पा। आज मान लो ये अल्टरनेटिव व्यवस्था होती है तो जापान को सप्लाई नहीं भी करता तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी जापान को कुछ और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा ये बता रहे चीन की ताकत है इस सेक्टर में, जैसा कि हमने 70% का बताया, और व्यापारिक घाटा जो भारत के साथ है वो भी $100 अरब पहुंच गया है। यानी चाइना कहीं ना कहीं अब वर्ल्ड वाइड अपनी मोनोपोली यूएसए की तरह ही स्टैब्लिश करने में लगा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद एक अभियान है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, दूध का दूध पानी का पानी अभियान। और इस तरह के एग्जाम्स देखो क्या होता है, मान लो आपके किसी भी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 to 10 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसी चीज़ों को भी नहीं छोड़ सकते। और मान लो जिस एस्पिरेंट ने मान लो इन इजी क्वेश्चंस को गलत कर दिया तो उसकी फिर भरपाई आपके हार्ड क्वेश्चन सही करके भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हल्का सा इस तरह की न्यूज को भी देख लेना जरूरी होता है। ये पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक जो संघ है जोधपुर का, उसकी एक पहल है 16 से 30 जनवरी तक, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि सरस दूध और इससे बने जो उत्पाद है उनके प्रति लोगों को अवेयर करना, यानी लोगों में भरोसा जगाना कि भाई सरस के जो उत्पाद है वो अच्छे हैं, चाहे इनका मिल्क हो, पनीर हो, बाकी सब चीज़ें इस तरह से, और दूध की गुणवत्ता की जांच करके। अब इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरह से पूछा जा सकता है कि दूध का दूध पानी का पानी अभियान क्या है, कि जैसे वो ऑप्शन इस तरह का बना देगा अगर हमने पढ़ा नहीं है कि ये एक ग्रामीण न्यायिक प्रक्रिया है, ग्रामीण न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी में दे देगा आपको कि फॉर एग्जांपल ये दूध में पानी के मिलावटखोरों के खिलाफ एक अभियान है, ठीक है। अभियान हमें लगेगा हाँ यार ये रीजनेबल, अगर हम इसको टिक कर देंगे तो थोड़ा सा चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हमारे अभिनेता और लेखक है एक पीयूष मिश्रा, उनको मिलेगा द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान, ठीक है, पूछ लिया जा सकता है, वन लाइनर है। और एक रिसर्च आई है, एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च संस्था है, नाम क्या है इसका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री नाम है इसका। और जितनी भी दुनिया में सैन्य खर्च और हथियारों के बारे में जो है ये एक क्रेडिबल संस्था है, ठीक है, क्रेडिबल इंस्टीट्यूट है। तो इसकी एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के हिसाब से सैन्य खर्च में चीन प्रथम और भारत दूसरे स्थान पे। ये रिपोर्ट उस हिसाब से इंपॉर्टेंट प्री में पूछा जाए जरूरी नहीं, बट मेंस में इसका आप रेफरेंस दे सकते हो कि किस तरह जब एशिया में जब असंतुलन होता है या अस्थिरता होती है, मान लो इंडिया पाकिस्तान लड़ रहे हैं या आपस में जो भी है इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो फिर क्या है कि हर देश इनसिक्योरिटी महसूस करता है और कहीं ना कहीं अपनी डिफेंस खर्च यानी हथियार प्रोक्योरमेंट इन वगैरह में खर्चा बढ़ाता है। तो उसको दिखाता है कि इंडिया का दूसरा नंबर है और चाइना पहला नंबर है, ठीक है। दोस्तों आज का डिस्कशन यही था, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली। आप कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहिए और थैंक यू सो मच। जय हिंद।